डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपने तीनों हमारे साथियों की बात सुनी और साथ में अब आपकी बात भी सुनना चाहूंगा कि क्या गाय गोबर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लाना चाहती है या उत्तर प्रदेश की राजनीति को धर्म और संप्रदाय के बीच घुमाना चाहती है? राजीव जी, पहली बात तो यह है कि बहुत स्पष्ट और सीधा उत्तर मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा और कोई राजनीति आती ही नहीं है। उनका पूरा पाठ्यक्रम इसी पर केंद्रित है, तो उनकी व्यवस्था है कि वे विकास को एक तरफ धर के आएंगे अंत में इसी पर, और वे आ गए हैं। जिन्ना से लेकर और अभी औरंगजेब को भी याद किया था बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने, और अब वे गाय गोबर पर आ रहे हैं। मैं कुछ फैक्चुअल चीजों पर ले जाना चाहता हूं राजीव जी। गाय को लेकर बिल्कुल सीधे पिन पॉइंट उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गाय पर बात करना अपराध हो गया है। उन्होंने कहा हम पूजनीय है, माता है, आदि इत्यादि। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी सदियों पहले ले जाते हैं, तो ईसा पूर्व सिकंदर तक चले जाते हैं मोदी जी, योगी जी। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं 1930 में ले जाऊं। 1930 में भी ऐसा ही विमर्श भारत में चल रहा था गाय को लेकर। महाराष्ट्र में एक मराठी का जर्नल था जिसका नाम था भाला। उसमें एक प्रश्नोत्तरी चल रही थी और उसमें एक प्रश्न था कि सच्चा हिंदू कौन है। उत्तर आया कि जो गाय का पूजन करता है वो सच्चा हिंदू है। विनायक दामोदर सावरकर ने जब ये सारे प्रश्नोत्तर पढ़े तो उन्होंने एक निबंध लिखा। वे ही सावरकर जो इस संघ परिवार के, नरेंद्र मोदी के, योगी जी के नए महानायक हैं। नए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 20-25 साल पहले तक संघ भी चिमटे से भी सावरकर को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रिप्लेस करके सावरकर को स्थापित करने पर जुटे हैं। तो मैं मोदी जी के इजलास में, उनकी अदालत में सावरकर का पक्ष रखना चाहता हूं गाय के बारे में। सावरकर ने उस भाला जो मराठी जर्नल था उसके प्रश्नोत्तर के आधार पर फिर अपनी एक मीमांसा लिखी, एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था विज्ञान निष्ठ निबंध। और यह बाकायदा सावरकर की किताब है जिसे स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक समिति महाराष्ट्र की जो थी, मुंबई की, उसने किताब के रूप में इसे छापा। अब इस किताब में सावरकर क्या लिखते हैं विज्ञान निष्ठ निबंध में, उसके पाठ 1.5 में वे लिखते हैं सावरकर कि जो लोग भी गाय को माता मानते हैं वे स्वयं को मानव जाति से हीन कर लेते हैं, उससे एक दर्जा नीचे उतर जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर स्पष्ट लिखते हैं गाय एक पशु है जो पूरी तरह से बुद्धिहीन है, उसमें इतना विवेक नहीं है कि वो अपने ही मल में लोटी रहती है, यानी अपने गोबर में। ये सावरकर के शब्द हैं, कोट अनकोट, डॉक्टर राकेश पाठक नहीं कह रहे। 1930 में सावरकर लिख रहे हैं। इस लेख में सावरकर ने यह भी लिखा है कि जो मुगल आक्रांताओं के समय पराजय हुई है वो इसलिए हुई है कि गायों की रक्षा में लगे रहने वाले लोग उस युद्ध कौशल को भूल गए थे। बहुत लंबा लेख है और उन्होंने बहुत खिल्ली उड़ाई है, यहां तक कि उसमें ब्राह्मणों को भी कोसा है सावरकर ने कि ये जो जब देश को बचाने की जरूरत थी तब उन्होंने कहा है कि देश को बचाने की जरूरत के समय, किसी दुर्ग की रक्षा के समय, किसी किले की रक्षा के समय अगर गाय का बलिदान देना अनिवार्य हो, जरूरी हो, तो दे देना चाहिए। सेना के पास अगर खाने के लिए कुछ ना हो तो गाय को मारकर खाया जा सकता है, यह लिखा है। सावरकर के उस आलेख का शीर्षक है मराठी में गौपालन हवे गौ पूजन नभे, यानी गाय का पालन करना चाहिए, उसके पालन पोषण में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो एक उपयोगी पशु है, लेकिन पूजन नभे, उसका पूजन करना नहीं चाहिए, ये सावरकर कह रहे हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बार ये कह दें कि सावरकर गलत थे गौ पूजन को लेकर, और अगर अब भी इस देश में बहुत सारे लोग गाय को माता नहीं मानते, उसका पूजन नहीं करना चाहते, तो इसमें अपराध नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। एक बात। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है इस समय। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतिहास बोध और इतिहास ज्ञान हम सब जानते ही हैं। वे
गोवा में पुर्तगालियों की मौजूदगी के समय पूरे देश को मुगलों से शासित बता देते हैं, जबकि मुगल 26 साल बाद आए थे। 1510 में पुर्तगाली गोवा में आ गए थे, 16 साल बाद उसके 1526 में मुगल भारत आए। खैर, तो उन्हें यह भी बताना जरूरी है कि जिस डेयरी सेक्टर की चिंता आज वे कर रहे हैं, इसकी चिंता भारत में बहुत पहले कर ली गई थी। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था, जिसे हम दुग्ध क्रांति और श्वेत क्रांति के रूप में जानते हैं। वर्गीज कुरियन का नाम भी जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी। और ये ऑपरेशन फ्लड 1970 की 13 जनवरी को शुरू होकर 1996 में खत्म हो चुका है। और उसी ऑपरेशन फ्लड का परिणाम है कि भारत दुनिया का सिरमौर है दुग्ध उत्पादन में, और भगवान की कृपा से माननीय नरेंद्र मोदी जी का उसमें कोई योगदान नहीं है। ये उनके प्रादुर्भाव से बहुत पहले 1970 में शुरू हो चुका था। तीसरी बात, अमलेंदु जी ने भी कहा और अभी हमारे उत्तराखंड के साहब ने भी कहा कि जो गौ मांस के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके बारे में भी मालूम होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि देश इनके ही कार्यकाल में, अभी आंकड़ा भी दिया दिनेश जी ने और अमलेंदु जी ने, कि 2014 के बाद से अब तक भारत गौमांस के सबसे बड़े निर्यातकों में पहले और दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। दिनेश जी ने संकेतों में कहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े गौमांस के व्यापारी मुसलमान नहीं हैं, सबसे बड़े गौमांस के व्यापारी हिंदू हैं। उन्होंने अपने स्लॉटर हाउस गौमांस के कारखानों के कत्ल खानों के नाम उर्दू नाम रखे हुए हैं, अल कबीर, अल दुआ। उनके मालिक कोई जायसवाल है, कोई बंसल है, कोई गोयल है, ना आप नाम आप पता कर लीजिए वेबसाइट पर, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए गौमांस के कत्ल खाने किन के हैं, पूरी लिस्ट आ जाएगी। देश के सबसे बड़े 20 गौमांस निर्यातक हिंदू हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने आज के भाषण में गोबर और गाय का नाम लेकर एक खास वर्ग को, एक खास धर्म के संप्रदाय के लोगों पर आक्षेप लगा रहे हैं। तीसरी और अंतिम बात गौमांस और गोबर को लेकर, इसकी बात भी शायद किसी ने कही, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव के घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। उन घोषणा पत्रों में लिखा है कि गौमांस ज्यादा से ज्यादा और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। मनोहर पर्रिकर का बयान याद कर लीजिए, अब वे स्मृति शेष हैं। उन्होंने कहा था हम गोवा के लोगों को सस्ती दरों में गौमांस उपलब्ध कराएंगे, भले ही उसका हमें कर्नाटक से आयात करना पड़े। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि जहां इसे जरूरत होती है वहां ये गौमांस सस्ती दरों में उपलब्ध कराने का वादा अपने मतदाताओं से करती है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को कम से कम अपने ही पार्टी के उन मुखिया सिरमौर जिन्हें वे आदर्श बताने पर तुले हुए हैं, सावरकर को नई सदी के महानायक, लगातार वे लोग कह रहे हैं कि अब सावरकर का युग आ गया है। एक किताब के विमोचन के बाद से हम लगातार बयान पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा मामला, उनका आज का भाषण सवालों के घेरे में, इतने तथ्य मैंने गिना दिए। इसके पीछे राजनीति और रणनीति सिर्फ इतनी है कि इसके जरिए वो जो हिंदू सेंटीमेंट है, हिंदू जो वोटर है, उसके दिमाग को एक बार फिर से उसको हरियाने की कोशिश है, उसको हरा भरा करके उसके वोटों को मशीनों तक लाने की पहलकदमी है सिर्फ, राजीव जी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यहाँ बिल्कुल ये जो बात है, ये जो लाइन है, बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या लगता है कि अगर ये सटीक है और इसको लेकर के अगर विपक्ष हमलावर होता है बीजेपी पर, तो हिंदुत्व की राजनीति जो है वो क्या खतरे में पड़ जाएगी बीजेपी की? देखिए, राजनीति खतरे में पड़ेगी या इसके चुनावी नफा नुकसान क्या होंगे, अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राम नाम की लूट है, और ये लूट कोई अभी पहली बार नहीं हो रही है। जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, तो आपको मालूम होगा कि कितने कई सौ करोड़ का चंदा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा। और ये हिसाब हम और आप नहीं मांग रहे हैं, विपक्ष के लोग नहीं मांग रहे हैं, उनके अपने ट्रस्ट के लोगों ने मांगा है हिसाब, उनके अपने कई धर्माचार्यों ने, शंकराचार्यों ने हिसाब मांगा है। लेकिन आज तक उसका कोई ऑडिट, कोई हिसाब किताब देश के सामने नहीं रखा गया है। मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में बन रहा है,
मंदिर जनता के चंदे से, जनता के पैसे से बन रहा है, तो देश को यह जानने का हक है कि वो जो पैसा उसने दिया था, जिसने 10 रुपए भी मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया हो, उसे हिसाब मिलना चाहिए। एक बात, ये जो भ्रष्टाचार अभी सामने आया है, कल परसों जिस तरह की खबरें आई हैं, ये पहली घटना नहीं है। आपको पिछली घटना याद है, चंपक राय जी ने जिस तरह से उस जमीन की खरीद फरोख्त कितने गुना कीमत पर खरीद ली मंदिर ट्रस्ट ने वो जमीन। प्रथम दृष्टया कोई भी जान सकता है कि वो खुला भ्रष्टाचार 420, 467, 468 का केस है। सीधे मुकदमा दर्ज होकर गैर जमानती धाराओं में उन सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन एक जांच कमेटी उस वक्त भी माननीय योगी जी ने बना दी थी, और अब भी कोई जांच कमेटी बना दी है। जैसा कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जिला स्तर के अधिकारी क्या जांच करेंगे, और सच बात है, जिस खरीद फरोख्त में संभागीय स्तर के अधिकारी, तत्कालीन मेयर, वर्तमान मेयर आदि इत्यादि शामिल रहे हों, उनका कोई जिलाधिकारी क्या जांच कर लेगा। और पिछली जो अनियमितता थी उसकी जांच का क्या परिणाम निकला, देश में कोई पूछता नहीं है। चंपक राय ने उस वक्त जो किया था उसका कोई हिसाब नहीं पूछ रहा। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरह की जांचों से कुछ होगा। जहां तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस का प्रश्न है, मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूं कि जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, और तीसरे नंबर पर अगर हम कांग्रेस को या बसपा को मान लें, इनकी जिम्मेदारी है कि अपने मतदाताओं को, अपने प्रदेश के नागरिकों और पूरे देश को, चूंकि राम मंदिर का विषय कोई उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है, तो ये आंदोलन के स्तर तक ले जाएं इस भ्रष्टाचार को, इस अनियमितता को, और बताएं कि राम इनके लिए आस्था का विषय नहीं है, इनके लिए चुनावी राजनीति और आर्थिक संसाधन जुटाने, अपनी झोली भरने का साधन है। ये बार बार सिद्ध हो रहा है। और मैं तो ये मान रहा हूं कि अगर गलत है, ऐसे आरोप गलत है, तो बीजेपी और सरकार इन लोगों पर कार्रवाई करे जो लोग आरोप लगा रहे हैं। उस वक्त भी पिछले मामले में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दस्तावेजी प्रमाण पेश किए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मंदिर बन रहा है, अगर उसमें वित्तीय अनियमितता, आर्थिक अनियमितता, जमीन की खरीद फरोख्त में माफियाओं की तरह कोई काम कर रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सो मोटो स्वप्रेरणा से इसकी कोई जांच बिठा दे, अपना कोई रिटायर्ड जस्टिस के जरिए इसकी जांच कराएं? लेकिन कोई नहीं करा रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मैं अंतिम एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, ये उसके चेतने का भी तो समय है। क्या सचमुच उसका विवेक भारतीय जनता पार्टी के केशव कुंज में, संघ मुख्यालय में, झंडे वालान में गिरवी रख दिया गया है कि उसे नग्न आंखों से, खुली आंखों से यह सच दिखाई नहीं दे रहा कि ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर देश को और उन्हें लूट रहे हैं। ये लूट तो उनके साथ हो रही है। तो ये समाज और देश को जागने का समय है। उसे चेतना होगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वो कब जागेगा, किस रूप में जागेगा, अपने जागने का प्रमाण वो ईवीएम में दर्ज करेगा या किसी और रूप में, ये हम नहीं जानते। इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी राजीव जी।